तो हिंदुस्तानी मानस पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है। आप लोगों को एक खुशखबरी देना चाहते हैं जो कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक की जो भर्ती आ गई है, जो बहुत ही त्वरित कार्रवाई होने जा रही है। आज तक हमने ऐसी वैकेंसी नहीं देखी इतनी जल्दी सारा कुछ क्लियर कर दिया हो। और वास्तव में ऐसे ही वैकेंसी आनी चाहिए कि फॉर्म जब आए तभी सब कुछ कन्फर्म रहे कि कब एग्ज़ाम होना है, कब रिजल्ट डिक्लेयर होगा, कब ज्वाइनिंग होगी, सब चीज़ें क्लियर रहे। तो इसमें ये जो वैकेंसी है जूनियर हाई स्कूल शिक्षक और प्रधानाध्यापक, ठीक है, सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक। इसके लिए पहली बात तो जो है इसकी जो योग्यता है वो योग्यता आपका जो है योग्यता आपका है स्नातक किसी भी विषय से, और प्लस जो है बीएड हो, बीएड प्लस आप टेट हो जिसमें यूपी टेट या फिर सेंट्रल का टेट, सी टेट, ये आपका होना चाहिए। अब इसमें जो कैटेगराइज कर दिया गया है ये जो है, एक तो इसमें कर दिया गया, दो पार्ट कर दिया गया। एक कर दिया गया है सहायक अध्यापक, जिसका पे ग्रेड है 4600, यानी जो टीजीटी का टीचर जो पाता है वही सैलरी आपको मिलेगी। तो मान के चलिए 55,000 रुपया शुरुआती होगा, ठीक। और ये जो आपका प्रधानाध्यापक है, प्रधानाध्यापक के लिए जो है ये इसका जो पे ग्रेड है ये 4800, यानी जो माध्यमिक का प्रवक्ता या फिर जीआईसी का प्रवक्ता जो पाता है या फिर डाइट प्रवक्ता, ये जो वेतन पाते वो सैलरी इसमें है आपका। लेकिन इसके साथ कुछ सर्कमस्टेंसेस हैं, यानी कुछ परिस्थितियां हैं, कुछ शर्त हैं। वो शर्त क्या है कि इसमें जो है आप 5 वर्ष एडेड स्कूल या परिषदीय स्कूल, यानी जैसे प्राइमरी विद्यालय जो होता है या जूनियर विद्यालय, और इसके अलावा जो एडेड जूनियर हाई स्कूल जो चलते हैं, ठीक है, वो चाहे कक्षा 5 तक हो, 8 तक हो, जो भी एडेड मान्यता प्राप्त है, सीधे मान्यता प्राप्त स्कूल से आप 5 वर्ष का क्या हो, शिक्षण अनुभव, ये शर्त रख दिया गया है। मान लीजिए ये आपके पास नहीं है, आप टीचर कहीं नहीं है सरकारी स्कूल में या फिर एडेड स्कूल में, तो जाने दीजिए, इसके लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो लोग इसके लिए भी हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन चांस है, दोनों में कर सकते हैं। अब आइए, अब हम योग्यता का तो आपने देख ही लिया, ठीक है। बाकी टेट और बीएड सबके लिए, टेट या सी टेट सबके लिए है, ठीक है। अब हम योग्यता की बात हमने कर लिया, पे ग्रेड की बात कर लिया। अब आइए हम पाठ्यक्रम की चर्चा करते हैं। पाठ्यक्रम क्या क्या है इसमें, ठीक है। तो इसका जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसमें आपका पहला जो खंड है वो है सामान्य ज्ञान, ठीक है। इस सामान्य ज्ञान के तहत 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है, जिसको कहते हैं जीके या जीएस, और दूसरा जो है वो पोर्शन आपका है करंट या समसामयिक अध्ययन या घटनाएं कर सकते हैं। समसामयिक घटनाएं, यानी जो भी
घटनाएं घट रही है, करंट अफेयर्स, जो भी घटनाएं घट रही है उसके बारे में। फिर जो तीसरा क्वेश्चन है वो तर्क शक्ति परीक्षण। तर्क शक्ति जिसे आप क्या कहते हैं, रीजनिंग कहते हैं। ये सब मिला करके टोटल कितने का होगा, 50 प्रश्न होगा। ठीक। फिर उसके बाद जो खा खंड है वो है विषयवार। तो विषयवार में एक तो आपका भाषा कर दिया गया है, ठीक है। भाषा में 3 भाषाएं आपकी। पहली जो है वो हिंदी भाषा, ठीक है। अगर हिंदी भाषा आप नहीं किए हैं ग्रेजुएशन में तो संस्कृत भाषा किए हो। फिर तीसरा जो है वो आपका है अंग्रेजी भाषा। मान लीजिए आपने बीए में अंग्रेजी पढ़ा है तो आप अंग्रेजी से डाल सकते हैं। इन तीनों में से, भाषाओं में से कोई एक, ठीक है, सभी नहीं, कोई एक भाषा। और किस स्तर पर, स्नातक स्तरीय ज्ञान होना चाहिए। यानी जो टीजीटी के लिए आप जो तैयारी करते हैं उस लेवल की हिंदी आएगी, और उस लेवल का संस्कृत, उस लेवल का अंग्रेजी आएगा। अब इसको हम मिटा देते हैं। मिटा इसलिए दे रहे हैं, देखिए इसमें जो दूसरा पोर्शन है वो आपका सामाजिक विषय का है। सामाजिक विषय में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र 4 सब्जेक्ट आते हैं। इन चारों में से आपने 2 लिया हो, चाहे इतिहास भूगोल लिया हो, चाहे अर्थशास्त्र नागरिक शास्त्र लिया हो, चाहे अर्थशास्त्र इतिहास लिया हो, चाहे भूगोल इतिहास, जो भी आप लिए हो, चारों में से उनके लिए है। तीसरा जो परिस्थिति है विज्ञान वर्ग के छात्रों के लिए, जिन्होंने साइंस पढ़ा है उनका विज्ञान या गणित के टीचर के रूप में चयन होने जा रहा है। ठीक। तो अब चूंकि आप लोग यहाँ पे हैं तो यहाँ आप लोग हैं किसके वाले, केवल हिंदी वाले। तो जिसके वाले हैं उसका मैं बात करता हूँ, क्यों फालतू में सिर खपाए। ठीक है। आपको किसका पेपर देना होगा, पहला पेपर, ये जो पहला पोर्शन होगा 50 प्रश्न किसका आएगा, सामान्य ज्ञान का, जिसके तहत जीके, जीएस, समसामयिक घटनाएं और रीजनिंग ये होगा। और दूसरा भाषा, कौन भाषा, हिंदी भाषा, व्याकरण और साहित्य। ठीक है। हिंदी भाषा, व्याकरण और साहित्य, यानी जो आपका टीजीटी लेवल का सिलेबस है, सेम सिलेबस। और एक चीज़ का छूट और दे दिया इसमें आपका जो है, जो संस्कृत व्याकरण है उसको हटा दिया है, वो नहीं पढ़ना है। केवल किसका क्या पढ़ना है, हिंदी भाषा, जो भाषा विज्ञान हम बता रहे हैं, और आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक का पूरा साहित्य। ठीक है, वो आपको पढ़ना है। और व्याकरण पढ़ना है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, ठीक है, संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, चीज़ें पढ़नी है। ठीक। तो आपका काम जो है ये कितना आएगा, 100 प्रश्न, ये आएगा 100 प्रश्न। ठीक है। कितना प्रश्न आएगा, 100 प्रश्न आएगा। और ये जो 100 प्रश्न आएगा ये 2.5 घंटे का होगा, और ये आपका जो है 60 मिनट का 50 प्रश्न। ठीक है। 60 मिनट का 50 प्रश्न, तो नहीं, टोटल ये जो पेपर होगा ये 2.5 घंटे का होगा। ठीक है। टोटल जो पेपर होगा वो कितने घंटे का, 2 सही 1/2 घंटे का। ठीक। यहाँ क्या होगा, प्रधानाध्यापक में ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाएंगी। ठीक है। यानी आपका सामान्य ज्ञान, फिर उसके बाद आपका समसामयिक घटनाएं, मैंने सामान्य ज्ञान के तहत ही इसको बता दिया है। ठीक है। तो वो ही समझिएगा, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं और तर्क शक्ति। ये आपका जो है कितने अंक का हो गया, 50 अंक। ठीक है। 50 प्रश्न
ये हो गया। और इसमें जो पार्ट 2 रहेगा, यानी का में ये हो गया, 3 पार्ट में ये हो जाएगा। खा में आपका ये आपका हिंदी भाषा और व्याकरण तथा हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य। अब उस साहित्य में क्या है? साहित्य की रचनाएं एवं रचनाकार। ठीक, यानी जो आप टीजीटी में पढ़ते हैं वो पूरा प्लस एक चीज और कर देगा। प्लस क्या कर देगा? इसमें आपका जो है शैक्षिक प्रबंधन, ठीक है, क्या बोल देगा, जोड़ देगा शैक्षिक प्रबंधन। क्योंकि प्रिंसिपल बना रहा है ना, आपको मैनेजमेंट देखना, वहाँ स्कूल की व्यवस्था देखनी है, अनुशासन देखना, या फिर प्रबंध तंत्र। प्रबंध तंत्र तो आपने देखा कि इस तरीके से ये आपका, और ये प्रबंध तंत्र जो होगा ये कितना प्रश्न होगा? 50 प्रश्न होगा। ये 50 प्रश्न होगा। और ये जो आपका साहित्य होगा ये कितना होगा? ये 100 प्रश्न होगा। यानी कि होगा क्या, जो लोग प्रिंसिपल का देंगे उसमें यही एक चीज और जुड़ जाएगा, यानी उसको आधा घंटा एक्स्ट्रा मिल जाएगा, 60 मिनट, 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल जाएगा। 50 प्रश्न कितने मिनट? 60 मिनट। 60 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएगा उसको, और ये शैक्षिक प्रबंधन वाला पोर्शन भी करना रहेगा। ठीक है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास अनुभव है कि नहीं है, या कोई उस तरह का विद्यालय हो आपके रिश्तेदार का, या जो भी दूसरे तरीके से जो भी नाम वाम दर्ज करते हैं लोग, चलता रहता है, तैयारी वारी करते हैं तो बन जाता है उनका अनुभव। ठीक है, तो वो ऐसे भी हो सकता है। ये आपके लिए एक चांस है, यानी कि जीआईसी प्रवक्ता के पहले ही आप उस जीआईसी प्रवक्ता वाले पे ग्रेड पे पहुंच सकते हैं, और एक परीक्षा क्वालिफाई करके नो मेरिट, कोई मेरिट वेरिट नहीं बनेगी। ये अनुभव प्रमाण पत्र सर जो हम बीएड की बात का होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र जो है, अगर आपका बीएड के बाद का नहीं है तो उस दौरान जब आप बीएड कर रहे होते हैं तो रेगुलर आप कर रहे होते हैं ना, तो उस दौरान आपका फिर गैप दिखना चाहिए, छुट्टी दिखनी चाहिए, फिर उसके बाद आप फिर बीएड के जस्ट बाद फिर अनुभव हो सकता है। तो मतलब टेक्निकल फॉल्ट ना हो, वो कानूनी रूप से जो है गलती उसमें ना होना पाए कि आप बीएड भी रेगुलर कर लिया, वहाँ पढ़ा भी रहे हैं, तो ये चीज़ें ना रहे। ठीक है, तो अक्सर सही तरीका तो यही है कि आप जो भी विद्यालय में पढ़ाएंगे बिना बीएड के आपको रखा नहीं जाता है, तो बीएड के बाद का ही सही देखा जाएगा। ठीक है, तो वो टेक्निकलिटी उसके लिए अलग से हम बात कर लेंगे। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो आपके पाठ्यक्रम की बात करें तो एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक और प्रधानाध्यापक की जो भर्ती आई है, ठीक है, प्रधानाध्यापक परीक्षा ये जो आई है ये बहुत ही बेहतरीन, आप लोगों के पास बेहतरीन चांस जो है आपके लिए है। ठीक है, अब पद तो वही है ना, सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक। पदों की संख्या आपकी जो है ये, इसमें जो है ये क्या कहते हैं, जो ये वाली पद है ये 1504 है, 1504 पद है टोटल, और ये 390 पद है, 390 पद। ठीक है, इस तरीके से आपका ये 390 पद, ये 1504 पद है, और 1504 पदों में डिवाइडेशन करके आएगा कि जैसे 150-200 पद भाषा शिक्षक का, 150-200 गणित शिक्षक का, 150-200 सोशल शिक्षक का, तीनों टाइप का। ठीक है, अब जिस हिसाब से रिक्ति होगी, अब भाषा शिक्षक में भी कर देगा विज्ञान का, वो भाषा शिक्षक में आपको कर देगा हिंदी का, संस्कृत का, ठीक है, और अंग्रेजी का। और मेरे ख्याल से हाई स्कूल लेवल तक हिंदी तो कंपलसरी है हर जगह, तो इससे सबसे ज़्यादा सीटें हिंदी की रहेंगी, उसके बाद संस्कृत और अंग्रेजी की रहेंगी। ठीक है, तो 1500 में 200 सीट के आसपास हो सकता है हिंदी भाषा का आ जाए। ठीक है, हालांकि 18 तक विज्ञप्ति आ रही है, तो एक आपका ये बहुत ही गोल्डन सुनहरा चांस है। अगर नहीं भी आपने बीएड किया हुआ है तो और टेट किया हुआ है तो भी परेशान ना होइए,
क्योंकि इन लोगों को छोटी नौकरी में चले जाने दीजिए। जो बीएड टेट किए हैं इन लोगों को छोटी नौकरी में चले जाइए, ये आपके रास्ते के कांटे समाप्त हो जाएंगे, आपका जीआईसी प्रवक्ता पूरा चांस रहेगा। चलिए आपने जीआईसी प्रवक्ता वाला भी नहीं चांस बनाया, मान लीजिए आप नए नए एमए करके आए हैं, तो आप सीधे सीधे जेआरएफ बनिए। ठीक है, जेआरएफ बनिए और जेआरएफ बन के क्या करिए, आप सीधे सीधे पीएचडी में एडमिशन लीजिए, 5 साल बाद 5 साल मेहनत कर दीजिए, पीएचडी भी पूरा हो जाए और असिस्टेंट प्रोफेसर बनिए, इन लोगों से भी आगे निकल जाइए। तो कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम नहीं बीएड किए हैं, हम नहीं सीटेटा पास किए हैं, तो टेंशन नहीं लेने का, बस केवल क्या करने, कर्म करने का। ठीक है, तो मतलब जो लोग सीटेट पास हैं या टेट पास हैं उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मौका है कि वो लोग क्या कर सकते हैं कि 3 महीने में नौकरी वोकरी ले करके और उसके बाद 4-5वें महीने तक शादी वादी कर सकते हैं, ज़िंदगी अपनी सेटल कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, नवंबर तक बाजा बज सकता है ऐसे लोगों का, चाहेंगे तो। ठीक है, बाकी जो लोग नहीं हैं उनका बाजा बाद में बजेगा। ठीक है, तो उसके लिए तैयारी करें। तो ये जो वैकेंसी आई थी, इस वैकेंसी के बारे में मैंने जानकारी दिया। अगर और कुछ जानकारी लेना हो तो अभी मैं ऑफलाइन क्लास में फिर उसको बता देता हूँ। तो हिंदुस्तानी मानस पॉइंट पे आप लोगों का हार्दिक वंदन अभिनंदन है। जय हिंद, जय हिंदी। हम हिंदी के पाठ्यक्रम पे चर्चा करते हैं, क्या क्या है एक्चुअल में हिंदी में, क्या क्या आपको पढ़ना होता है और किस परीक्षा के लिए क्या नहीं पढ़ना होता है, क्या पढ़ना होता है, क्या छोड़ना होता है। आइए हम इस पर बहुत विस्तृत विशद विवेचन कर लेते हैं और आप को पूरी तरीके से क्लियर कर देते हैं, कोई मन में भ्रम न रह जाए कि ये चीज़ कैसे क्या है। देखिए, ये जो हिंदी है, हिंदी भाषा साहित्य व्याकरण भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र, इसके अलावा कुछ लेखकों की जो पंक्तियाँ वगैरह पूछ ली जाती हैं। ठीक है, उन पंक्तियों से जो है प्रश्न बना दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक तरीके से ये कह सकते हैं कि उन पंक्तियों में जो पद्यांश या गद्यांश से प्रश्न बना दिया जाता है ना। तो पद्यांश और गद्यांश जो होता है वो इसी से होता है, सब पद्यांश गद्यांश से संबंधित प्रश्न, इतनी बातें होती हैं। अब देखिए है क्या वास्तव में, तो सबसे पहले है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी लिखिए मत, खाली समझ लीजिए, दिमाग में नोट करिए, हिंदी साहित्य का इतिहास। जो लोग अभी तक सिलेबस न जान पाए हों सबका तो जान लीजिए। हिंदी साहित्य का इतिहास ये जो है ये आपका दो पार्ट में है। एक आपका पद्य साहित्य का इतिहास है, पद्य साहित्य का इतिहास, और दूसरा कौन सा है, गद्य साहित्य का इतिहास। ठीक है, ये 2 पोर्शन हो गया। ये आपका ऑल एग्जाम माने ऑल एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, ईएलटी, और यहाँ तक कि आपका जो शिक्षक भर्ती आया है उसमें ऑल एग्जाम सब में कॉमन है। तो ये पोर्शन एकदम कॉमन वाला हो गया। एक बार तैयार कर लो, जिंदगी भर का फुर्सत। ठीक है, एक बार तैयार कर लो, जिंदगी भर का फुर्सत। ठीक है, एक काम हो गया। दूसरा काम जो है, जैसे पोलियो का टीका एक बार लग गया तो क्या होता है, जिंदगी भर का फुर्सत मिल जाता है। समझ लो पोलियो का टीका समझ लो। ठीक है, एक बार जिंदगी भर का फुर्सत। दूसरा काम जो आपको करना है, हिंदी साहित्य का इतिहास। दूसरा काम जो करना है वो है व्याकरण। ठीक है, कौन व्याकरण, हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण ये आपका जो है नेट छोड़कर
सभी परीक्षा हेतु। नेट में स्पेशली व्याकरण उस तरह नहीं आता, ठीक है, उसमें थोड़ा सा भाषा विज्ञान से रिलेटेड जो व्याकरण है, मानक हिंदी व्याकरण का पोर्शन उससे थोड़ा सा आता है। तो नेट को छोड़ के बाकी सारे एग्जाम, टेट दो, सुपर टेट दो, सी टेट दो, एलटी दो, टीजीटी दो, शिक्षक भर्ती दो, प्रिंसिपल भर्ती दो, एलटी दो, पीजीटी दो, चाहे आल एग्जाम, किसको छोड़ के? नेट छोड़ के। क्लियर हुआ? ठीक है। लेकिन अब इसको छोड़ना तो है नहीं नेट वालों को भी, क्योंकि भविष्य में कभी न कभी टेट वाले जाल में फंसना ही है, पक्का फंसना है। जब शिक्षक में आए हो तो फिर करना ही पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए डायरेक्ट जेआरएफ हो गया और उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं, तब तो फिर आप काम क्रोध लोभ मोह से परे हो जाएंगे, यानी टीजीटी, पीजीटी और ये क्या कहते हैं शिक्षक भर्ती और टेट, सुपर टेट, ईएड, बीएड से फुर्सत पा जाएंगे। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, ऐसा एक 0.1% केसेज में होता है, ठीक है, कि डायरेक्ट एमए किए तुरंत जेआरएफ हो गए और तुरंत जो है मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए। होते हैं, लेकिन शुरू से ही अभी मेरे पास कोई एमए फर्स्ट ईयर का बच्चा ला दीजिए, वो पढ़ना शुरू कर दे तो उसके लिए संभव है। लेकिन एमए फर्स्ट ईयर तक तो लोग कुछ करते नहीं हैं, वो पता नहीं होता हमको करना क्या है, बस खाली जाते हैं दोस्तों संग मिलने जुलने टहलने के लिए स्कूल चले जाते हैं, तो पढ़ने भी जाते हैं, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ, आरोप नहीं लगा रहा हूँ। लेकिन क्या होता, साथ देने के लिए क्लास करने जाते हैं, साथी नहीं आए तो वो भी नहीं आते। लेकिन तो मतलब अगर वो एमए फर्स्ट ईयर का कोई बच्चा हमको मिल जाए या बीए फाइनल का बच्चा मिले, तब से कोचिंग करना स्टार्ट कर दे, जैसे लोग आईएएस की तैयारी करते हैं, तो उसको फिर वो जो बता रहे हैं व्याकरण वगैरह पढ़ने का, संस्कृत साहित्य पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो नेट वाला सिलेबस पढ़ के जेआरएफ हो जाएगा और जेआरएफ वाला सिलेबस ही उसी को रिवाइज करके वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनवाए, यानी ऊपर वो पार हो जाएगा, उसको नीचे नहीं आना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा लेट लोग आते हैं एमए करने के बाद, फिर वो एमए करने के लिए सोचते हैं, तो समस्या होती है। ठीक है, इधर एक आध साल एमए करेंगे, ठीक है, उसके बाद तब कोचिंग में आते हैं। एक आध साल टहल वहल के आप लोग सही समय पर आ गए। अखिलेश सर जो है तो बहुत सही समय पर आप लोगों को बता दिए, ठीक है, नहीं तो एक आध साल भटकते तब आते हैं आप लोग, तो देर हो जाती है थोड़ा सा। तो ये हो गया नेट को छोड़ के। तीसरा जो पोर्शन है आपका भाषा विज्ञान। अब भैया भाषा विज्ञान टेट छोड़कर सभी परीक्षा, ये नेट छोड़ के था, ये क्या था, टेट छोड़कर सभी परीक्षाओं के लिए। आज समझ लीजिए कायदे से परीक्षाओं नहीं बल्कि परीक्षा है। ठीक, भाषा विज्ञान हो गया। अब है भारतीय काव्य शास्त्र। ये भी जो है टेट छोड़कर सभी परीक्षाओं हेतु, ठीक है, टेट छोड़कर सभी परीक्षाओं हेतु भारतीय। ठीक, फिर एक होता है पांचवा पाश्चात्य काव्य शास्त्र। पाश्चात्य काव्य भी नोट कर लेना, पहले समझ लीजिए काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र। ये जो होता है, ठीक है, केवल नेट में ही जो टॉप करते हैं जेआरएफ, जान ही रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। नेट जेआरएफ में अंतर, बस यही अंतर होता है जो टॉप 10 मतलब 10% टॉपर्स रहते हैं उनको जेआरएफ अवार्ड कर दिया जाता है, उसके नीचे जो है नेट क्वालिफाई करा दिए जाते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर देने के लिए दोनों इक्वल होते हैं, अंतर सिर्फ इतना होता है कि जेआरएफ वाले जूनियर रिसर्च फेलोशिप पाने लगते हैं। ठीक है, तो वो कनिष्ठ अध्येता, ठीक है, वो क्या कहते हैं, फेलोशिप को क्या कहते हैं हिंदी में, और छात्रवृत्ति जो है पाने लगते हैं। तो वो नेट वाले जेआरएफ जो हो जाते हैं। तो यानी केवल पाश्चात्य का अवसर केवल नेट जेआरएफ और किसके लिए, असिस्टेंट। ये मत सोचिए बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, बहुत छोटी चीज़ है, बस सत्य वही है कि जिसको मिल जाता है
जो मिल गया वो क्या है, वो धूल है, जो नहीं मिला वो सोना है। यही होता है। तो बस इसी तैयारी में ही लोग असिस्टेंट प्रोफेसर भी हो जाते, पता भी नहीं लगता। असिस्टेंट प्रोफेसर, तमाम आप प्रोफेसरों को देख लीजिएगा, वो पढ़ते पढ़ते हो गए, उनको पता नहीं लगा, वो कहेंगे हम जान ही नहीं पाए, कभी उनको अलग से तैयारी ही नहीं करना पड़ा। तो शुरू से ही BA से ही बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लाइब्रेरी अटेंड करते हैं, वो एकदम सीक्वेंस से पढ़ते हैं। अखिलेश सर या फिर तमाम और टीचर हैं, डॉक्टर राजेश जी, ये भी अभी बात हो रही थी, वहाँ कहें हमको पता ही नहीं चला, कभी नौकरी के लिए तैयारी नहीं करनी पड़ी, क्योंकि शुरू से ही इतनी अच्छी नवोदय पढ़ाई हुई, इतना अच्छा पढ़ा गया एकेडमी कि तुरंत फॉर्म आया, डाल दिए, पास हो गए। लेकिन अक्सर होता क्या है, एकेडमिक जो है, हम लोग BA में अवर सीरीज पढ़ के पास होते हैं, तो उससे फिर क्या होगा, तो 2 साल कोचिंग करो, रगड़ो, जो कमवा पहले नहीं किए हो वो कमवा तो बाद में करना पड़ेगा ना। अगर वही कमवा पहले कर ले, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, BHU से, JNU से जो लड़के निकलते हैं, तो देखते हैं वो लोग क्यों सेलेक्ट हो जाते हैं, IAS बन जाते हैं, PCS बन जाते हैं, प्रोफेसर बन जाते हैं, प्रवक्ता बन जाते हैं। वो क्यों बन जाते हैं? क्योंकि BA और MA में इतना रगड़ के पढ़ देते हैं, कुछ बाकी नहीं रहता। आप बताइए, BA MA के सिलेबस से अलग हट के कुछ है क्या इसमें? वही तो है। तो अगर हमने उस समय मेहनत किया होता तो क्या बाद में इतनी मेहनत करनी पड़ती? लेकिन हम क्या करते थे, उस समय हमको पता ही नहीं होता था, सीरियसली लेते नहीं थे। फिर क्या होता था, जो लिखाया जाता था नोट्स उसको भी नहीं पढ़ते थे, उसको भी कागज नहीं पढ़ते थे, ले जाके तखड़ी में रख देते थे। अभी भी कुछ लोग कोचिंग भी करते हैं, ले जाके बाइक की डिग्गी में रहेगा और डिग्गी से चला आएगा, या फिर कागज कर देंगे, उठाएंगे, ऐसे झाड़ेंगे, उसके बाद दोनों लेके चले आते हैं। पढ़वे नहीं कर, टीचर मर मर के बेचारा 10-10 किताबें पढ़ पढ़ के निकाल के आपको क्रीम दे रहा है, आपको उसको खाने में दिक्कत है, उसको नहीं खाएंगे, ठीक है, आप पिज्ज़ा बर्गर वो खाएंगे, यानी बाहरी जो पूरा करकट गाइड खरीद के उसको पढ़ेंगे। लेकिन जो टीचर देता है 10 किताब पढ़ के, जो उसका रिसर्च का परिणाम होता है, उसको नहीं पढ़ते। और असफलता का एक बहुत बड़ा कारण ये भी होता है, ठीक है। आप बनाए होंगे, उसको कभी पलट के नहीं देखे होंगे, परीक्षा दिन का पढ़ते हैं और सीरीज, तो आपके 1 साल के पढ़ने का क्या मतलब निकला? कुछ निकला? क्लास करने क्या मतलब है, जो क्लास नोट्स आप पढ़वे नहीं करते हैं। हम लोगों ने क्या किया, जिस समय हम हालांकि हम भी टॉपर्स रहे अपने समय में, तो उस समय लाइब्रेरी में जाके नोट्स बनाते थे और सारी चीज़ें, और वही नोट्स आज तक काम दे रहा। मैंने तमाम लोगों को दिया, MA में जो नहीं पाया बढ़िया परसेंटेज आ पाया, बाद में मैंने उसको नोट दिया, मेरा नोट्स पढ़ के MA में बढ़िया परसेंटेज आ गया, और आज उसके बाद जो है नेट और क्वालिफाई हो गए। तो कारण उसका यही होता है कि जब आप यूनिवर्सिटी कॉलेज के दौरान बढ़िया पढ़े होते हैं, जब पढ़ने की उम्र होती है, उस दौरान अगर पढ़ लिए तो बाद में बहुत रगड़ना उगड़ना नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे ज़िंदगी है कि जो आदमी 20 साल से लेके और 30 साल तक मेहनत कर लिया, तो वो 30 साल के बाद 60 साल तक या 80 साल तक 90 साल तक जब तक जीता है, 30 साल के बाद ऐश करता है। यही तो होता है अमूमन लाइफ में, कि जो व्यक्ति 20 साल से, मान लीजिए 20 साल तक तो नॉर्मली सबकी एकेडमिक चलती रहती है, 18 साल तक, ठीक है। 18 साल के ऊपर के बाद अगर आपने मेहनत से तैयारी कर लिया, तो जरूरी नहीं है 30 साल तक करना पड़े, 25 साल में सेलेक्ट हो सकते हैं, आनंद वगैरह की तरह 24 साल में सेलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो मतलब 10 साल मान लीजिए, 20 साल से लेकर 30 साल की उम्र में अगर आपने मेहनत कर लिया, तो 30 साल के बाद क्या करना होता है, 30 नौकरी आप पा जाते हैं, मनचाही नौकरी पा जाते हैं, उसके बाद ज़िंदगी का सारा सुख भोगते हैं। लेकिन अगर आप 20 साल के 30 साल के बीच में सुख भोगने में लग जाते हैं, ऐश करने में, घूमने फिरने में, पिकनिक मनाने में, तो क्या करना पड़ता है, 30 साल के बाद आपका जीवन कष्टमय होता है। आपने देखा होगा कि जैसे आपके पापा ने नहीं पढ़ा, ठीक है, आपके पापा के दोस्त जो मेहनत कर लिए, आज वो लोग क्या हैं, कहीं प्रिंसिपल हैं, तो कोई अधिकारी है, तो कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है। आपके पापा क्या कर रहे हैं, आपके पापा खेत जोत रहे हैं या जो कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ किसी के पापा और भी कुछ हो सकते हैं, ठीक है, SDM वगैरह हो, किसी के पापा और कुछ हो, वो अलग चीज़ है। लेकिन अमूमन जिसके पापा ने
मेहनत नहीं किया है वो ज़िंदगी भर परेशान हो रहे हैं। 30 साल तक मेहनत नहीं किया, वो ज़िंदगी भर परेशान है और अब उनके बच्चे को भी झेलना पड़ रहा है। और जिसके पापा ने 30 साल तक मेहनत कर लिया, मेहनत तो 10 साल करना, 20 साल से 30 साल के बीच में, ठीक है, तैयारी के लिए मेहनत कर लिया, उसके बच्चे भी सूद ब्याज सहित, उसकी बीवी भी और वो स्वयं, ठीक है, सुख भोगता है, यानी परिवार सहित स्वर्गलोक चला जाता है। स्वर्गलोक और कहीं है वह नहीं, बस यही है स्वर्ग, वही नरक है। लेकिन वही जो 20 साल से लेकर 30 साल का मेहनत ही आपको स्वर्ग करा देता है और ज़िंदगी भर का नरक करा देता है। शायद मेरी बात समझ गए होंगे। तो यहाँ मेरे कहने का मतलब है कि ये जो पाश्चात्य का अवकाश है, नेट और JRF असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए केवल है, ओनली फॉर नेट JRF असिस्टेंट, और किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसीलिए इसको हम सबसे बाद में पढ़ाएंगे जब नेट का एग्ज़ाम होना रहेगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा जोर इस पे देंगे जो सबके लिए कॉमन है, इस दोनों पोर्शन पे। उसके बाद फिर जोर देंगे इस पे, फिर इस पे और इस पे। इसको लास्ट में पढ़ाएंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद छठवां जो आपका सिलेबस है वो है जो है हिंदी साहित्य इतिहास हो गया, हिंदी व्याकरण हो गया, भाषा विज्ञान हो गया, भारतीय का अर्थशास्त्र हो गया, पाश्चात्य का अर्थशास्त्र हो गया। अब उसके बाद आपका संस्कृत व्याकरण, ठीक है, संस्कृत साहित्य का इतिहास, संस्कृत साहित्य का इतिहास, और उसके बाद 7वां है संस्कृत व्याकरण। आप लोग दिमाग लगाइए, जो लोग अनुभवी लोग हैं, क्या कुछ छूट रहा है? संस्कृत साहित्य का इतिहास यानी जो संस्कृत के जो प्रमुख कवि हैं, पूरा इतिहास नहीं, हिंदी कितना बृहद नहीं, बस कालिदास दे दिए, भवभूत दे दिए, भारव दे दिए, दंडी दे दिए, भास दे दिए, ठीक है, हर्ष दे दिए, माघ दे दिए, यानी 8 से 10 कवि, 8 से 10 जो नाटककार हो, चाहे वो गद्यकार हो, जो भी हो, उनकी रचनाएं, बस रचनाएं, बहुत ज़्यादा नहीं, उनका जन्मकर्म और क्या रचनाएं। तो ये किसके लिए है? पीजीटी और एलटी और जीआईसी, इन्हीं तीनों के लिए, ठीक है। इनमें आता है, बाकी और सब जो भी बच रहा है और उसको छोड़ दीजिए। इवन आपका जो ये होने वाला है अध्यापक भर्ती एडेड जूनियर कॉलेज में, उसमें भी नहीं है। इससे मुक्ति पा गए हैं भैया। केवल आपको पढ़ना क्या है, ई पोर्शन मुख्य रूप से काव्यशास्त्र का भी जिक्र नहीं किया है, लेकिन अगर आप पढ़े रहेंगे तो अगर एक आध क्वेश्चन आ भी गया तो उससे नुकसान नहीं होगा, ठीक है, उससे नुकसान होगा क्या? अच्छा, अब संस्कृत व्याकरण क्या है? संस्कृत व्याकरण जो है ये नेट को छोड़कर, नेट और किसको छोड़कर, नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर सब को छोड़कर सभी परीक्षाओं में, अब कैसे बता रहा हूँ, परीक्षाओं में, सभी परीक्षाओं में। आज मेरे दिमाग में आया, आज मैं सिलेबस से समझा दूँ, क्योंकि हमको जहाँ जाना है, अगर हमको रास्ता नहीं पता है, अब जैसे इनको आना था अल्फा यूनिक कोचिंग में, अब रास्ता नहीं पता था तो कितनों मेहनत कर डालें, कितनों किराया खर्च कर डालें, पहुंच पाएंगे क्या? तो इसलिए सबसे पहले हमको जहां जाना है उसका हमको गूगल मैप चाहिए, उसका हमको सिलेबस चाहिए। तो सिलेबस में इसीलिए आज सारे सिलेबस को बड़े ही मतलब व्यवस्थित तरीके से करवा दे रहा हूँ, ताकि फिर ज़िंदगी में सिलेबस को लेकर कन्फ्यूजन ना रहे। पढ़ते जाओ, पता लगे जो है गन्ना पेरते जाओ, रस चूते नहीं है, बाद में कहो इतना खोइया हो गए, अक्को हौदी रस ना निकला, ठीक है। तो ये कंडीशन ना आवे, पहले जाने रहो कि खोइया कितना निकली, रस कितना निकली, ठीक है, कै पाग गुड़ बनी, कै पाग भेली बनी, कुल के अपना कैलकुलेशन करके रखो। तो वही कैलकुलेशन करा दे रहा हूँ। यानी संस्कृत व्याकरण जो है नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर को छोड़ करके बाकी सभी परीक्षाओं में, यानी सभी परीक्षाओं का मतलब आप टेटो दो भैया, 30 नंबर के आए, ठीक है, फिर पढ़े पाओ थे संस्कृत व्याकरण।
टेटो दो और का TGTO दो, PGTO दो, GIC दो, ठीक है, सब दीजिए और सुपरो टेट दो, ठीक है। हाँ, सबसे बड़ा टेट है, महान टेट है, सुपरो टेट दो, यानी सब में आपका आएगा, आएगा कि नहीं। तो आपका मैं टेट का 60% तैयारी नहीं करा दिया, हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण 60% तैयारी कर। मेरे क्लास के बच्चे को टेट के लिए तैयारी नहीं करना पड़ता। क्यों नहीं करना पड़ता? आप, मैं कह रहा हूँ, JRF की तैयारी करिए, गारंटी है कि आपको टेट की कभी तैयारी नहीं करें, बस परीक्षा बैठ जाओ, पास हो जाओ। क्योंकि 30 में कितने मारोगे? कम से कम आप 25 मारोगे। 28 तक भी लोग मारते, लेकिन मैं 25 औसत ले रहा हूँ, 25 मारोगे। और इसमें संस्कृत व्याकरण में कम से कम 23 मारोगे। हिंदी से हो सकता है एक आध कम हो जाए, 23 मारोगे। 23 25 कितना हो गया? 5 3 8 और ये कितना? 2 2 4। ये भैया आपको पाना है 90 नंबर। 90 में से 48 घटाओ, कितना है? 2 और 9। अब आपको 52 नंबर, यानी आधा आप तो कवर कर लिए यार, आधा आप कवर कर लिए ना हिंदी संस्कृत से। अब टेट के लिए आधी लड़ाई तो आप जीत चुके हैं। आधी लड़ाई मनोविज्ञान थोड़ा सा पढ़ लीजिए, अपने से पढ़ लीजिए, नहीं तो टाइम वाइम पाई थोड़ा कोचिंग अलग से बाद में कर लीजिएगा। हिंदी या संस्कृत तैयार है, मनोविज्ञान कहीं कर लीजिएगा। अंदरा चंद्रा जो भी तंद्रा से, चाहे जहाँ से, यूट्यूब से, जैसे भी मनोविज्ञान का काम आपका हो गया कि नहीं? मतलब आप कर लेंगे। गणित अगर आपको आती है, गणित एकदम खरा सोना है, अगर आती है तो 30 में 30 होगा, ठीक है, 25 26 होगा। और नहीं आती, ठीक है, तो बमुश्किल 4-5 क्वेश्चन आपके पल्ले पड़ेगा, उसी 4-5 को हल कर लीजिएगा। बाकी जो बचेगा उसको एक लाइन से, चाहे ए पकड़ो चाहे बी, एक ठो पकड़ के गोलियां डालो तो 3-4 उसमें सही हो जाएगा। 10 ठो गणित तो हो जाए, 30 ठो में 10 ठो गणित हो जाए। और अगर आती है तो फिर सुभान अल्लाह, तब तो फिर पूछना क्या है। गणित ऐसी चीज़ है, आती तो आती है, नहीं आती तो नहीं आती। तो आप पर्यावरण, अब देखिए, सुनिए, हेलो बात ना, डोंट टाक। अब पर्यावरण कहाँ से कवर होगा? तो जूनियर का भी टेट में बता दे रहा हूँ कैसे कवर होगा। आगे वाली परीक्षा में आपको जूनियर के लिए टेट के लिए तैयारी नहीं करना, इसी में तैयारी हो जाएगी। कैसे होगा बता रहा हूँ कि जूनियर के टेट में, पहले प्राइमरी टेट के लिए पर्यावरण का जो है, जो मैं GS वाला पोर्शन पढ़ाऊँगा आपका, जो नेट के लिए पर्यावरण पढ़ाऊँगा, नेट के लिए पर्यावरण पढ़ाया जाएगा ना, उसमें है 5 क्वेश्चन। नेट के लिए पर्यावरण, GS के लिए पर्यावरण और टेट के लिए पर्यावरण, तीनों काम पर्यावरण से हो जाएगा। जो मैं GS का क्लास लूँगा, रणनीति चेंज करने वाला हूँ, आधे घंटे 45 मिनट डेली GS का भी चलाऊँगा, ठीक है। तो उसमें आपका कवर हो गया। पर्यावरण भी आप मरते जलते जो है 18 से 20 क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है। चलो हम 52 इधर कर दिए, हाँ 48 है, वहाँ 42 होगा, यहाँ 42 होगा, अच्छा यहाँ 42 होगा, ये 48 है ना। गणित मेरा कमजोर है बहुत ज़्यादा, ठीक है, चलो 48 होगा। तो अब ये 48 है। मैं गणित में यही फार्मूला अपना था, तो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ठीक है, सही बोलता हूँ, और झूठे वादे भी नहीं करता, ठीक है। मैं गणित में मुझे 6-7 क्वेश्चन आता रहता था। सीटेट मैं 7 बार सीटेट पास किया हूँ, लेकिन कभी गणित पढ़ा नहीं, पलटा नहीं पन्ना, ठीक है। 6-7 क्वेश्चन आ ही जाता था नॉर्मली, विकर्ण उकर्ण मिलाने वाला या एक आध ठो थोड़ा कटवैटिया टाइप रीजनिंग से रिलेटेड, जो रीजनिंग ठीक ठाक था, उतना आ जाता था। तो 6-7 क्वेश्चन कर लेता था। और 2-3 क्वेश्चन जो है जो शिक्षण वाला होता था, उस पर पकड़ बना लेता था। खासतौर से सीटेट में तो बढ़िया रहता था। सीटेट में 18-20 तक पहुंचा लेता था, कोई शिक्षण के बदौलत। लेकिन यूपी टेट का मामला होता था तो 6-7 क्वेश्चन मुझे आ जाता था, बुरा भाग करता था, आ जाता था। और उसके बाद शिक्षण का 2-3 क्वेश्चन कर लेता था, 10 क्वेश्चन तो क्लियर हो जाता था। उसके बाद 20 ठो बचता था, 20 में तुक्का मारता था, 2-3 तो निकल जाते थे। तो 13 से लेकर 15 क्वेश्चन तक मेरा मैथ में हो जाता था। मैं कहता हूँ आप मेरे से भी कमजोर गए गुजरे अगर मैथ में है तो चलो 10 मैथ में कर लिए, 10 मैथ में कर लिए ना, हो जाएगा कि नहीं? तुक्का अगर एक गोला करेंगे तब भी 6 निकल जाएगा। 10 तो मैथ में कर लिए। आप अगर मनोविज्ञान थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ लेंगे तो 18 से 20 कर लेंगे।
ठीक है। अब क्या बचा है? पर्यावरण। पर्यावरण इस तरीके से दिया जाएगा जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, नेट जेआरएफ पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मुझे लगता है 20 क्वेश्चन आप पर्यावरण कर लेंगे। लो भैया, अब जोड़ो इसको। 48 10 58, 58 40, 58 40, ये 8 और 5 4 9, 98 नंबर आ गया। चाहिए कितना था? मतलब अलग से न कोचिंग करना पड़ा न कुछ। आप टेट यहीं बैठे बैठे नेट की तैयारी करते करते टेटो पास हो जाओगे बीएड कर लिए तो, ठीक है। और बीएड में कोई बहुत जरूरी नहीं, बहुत रोज जाओ, क्लासें करो, रोज साड़ी पहन के जाओ, टीचिंगें करो, ठीक है। मतलब कोई बहुत वो नहीं है, वो आपके ऊपर है। आप अगर तैयारी कंपटीशन को सीरियस ले रही हैं तो बीएड को बस मतलब ऐसे करिए, मेरे पास लाइएगा, मैं बता दूंगा, अनसॉल्व पेपर मैं बता दूंगा, टिक कर दूंगा, उसके हिसाब से आप बस उतना क्वेश्चन 20-20 क्वेश्चन तैयार कर डालिएगा, आप फर्स्ट क्लास बीएड में आ जाएंगे, गारंटी लेता हूँ। क्योंकि बीएड में हम लोग ऐसे ही किए थे, ठीक है। हालांकि मैं तो थोड़ा चुनाव लड़ गया, थोड़ा ज़्यादा समय दे दिया था बीएड में, महामंत्री भी बन गया था। लेकिन बीएड में अक्सर ऐसे होता है, 20 क्वेश्चन आप रख लिए तो काम हो जाता है। 20-20 क्वेश्चन हर पेपर, हर प्रश्न पत्र का 20-25 100 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए बढ़िया। उसी को उलट पुलट के लिख डालिए, कापी भरी रहे बस, थोड़ी राइटिंग वाइटिंग ठीक ठाक रहे, डायग्राम हम बना के, तो आप 60% नंबर पा जाएंगे थियरी में। प्रैक्टिकल में तो जानबे करते कैसे नंबर मिलता है, ठीक है, उसका तो बताना नहीं है। तो आप देखिए यहाँ ये प्राइमरी का टेट ना, यानी प्राइमरी का टेट जो है 1 से 5 वाला टेट या सीटेट, मेरे फार्मूले में चलेंगे सीटेट में ज़्यादा नंबर आ जाएगा। यूपी टेट में हो सकता है कम आए तो वहाँ 5 पूछता है, ठीक है। कॉन्सेप्टुअल में पढ़ाने का तरीका है, सीटेट में हो सकता है आप ज़्यादा। अब देखिए जूनियर का टेट कैसे पास करेंगे आप? जूनियर का टेट बिना पढ़े कैसे पास किया जा सकता है? कोई टीचर बताएगा क्या ऐसा फार्मूला? हिंदी आप 30-60 नंबर हो गया, हिंदी संस्कृत 60 में चलिए आप 48 से फिर आया, 48 तो 45 से मान लीजिए आया, 48-45 आया, चलिए 48 ही आपका हो गया। अब बच क्या रहा है? जो आप जीके पढ़ रहे हैं यहाँ, इसके लिए जूनियर शिक्षक सहायक के लिए, प्रधानाचार्य के लिए, ठीक है, या राजकीय महाविद्यालय, सॉरी इधर देखिए, हेलो ध्यान दीजिएगा, जो जीआईसी प्रवक्ता के लिए आप जो जीके पढ़ रहे हैं, एलटी के लिए जो जीके पढ़ रहे हैं, क्या उससे कठिन जीके आता है क्या उसमें टेट में? जूनियर के टेट में पेपर उठा के देखिए, उससे कठिन जीआईसी एलटी से कठिन जीके नहीं आता, कभी नहीं आता। जीआईसी एलटी का जीके जो आया था वो कहीं ना कहीं पीसीएस के लेवल का था। तो आपका अगर 60 क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान वाला, अगर क्योंकि यहाँ पे सारे लोग लिटरेचर वाले हैं, तो यहाँ तो कोई मैथ से देगा नहीं, कोई शौक बस दे दे आजमाने के लिए, वो अलग बात है। लेकिन बुद्धिमान आदमी जो है, मतलब नॉर्मल कंडीशन वाला आदमी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना हो, तो वो क्या करेगा? वो सीधे सामाजिक विज्ञान करेगा ना। तो सामाजिक विज्ञान एक लोग करके बैठे हैं विज्ञान को, तो वो अन्यथा ना लेंगे। तो सामाजिक विज्ञान वाला 60 क्वेश्चन आता है। 60 क्वेश्चन में मैं कहता हूँ मरता जरता, अगर आपने इस लेवल की तैयारी जीएस की कर ली तो 30 क्वेश्चन कोई रोक नहीं पाएगा। 35 से 45 क्वेश्चन तक मेरे भी आ जाते थे 60 में, ठीक है। तो 30 मान लीजिए आपके 30 आया। अब कौन पोर्शन और बचा? मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान फिर वही रख लीजिए, 18 से 20 मनोविज्ञान अलग से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब आप इतना पढ़ेंगे तो मनोविज्ञान आपका वैसे तेज हो जाएगा। मनोविज्ञान रटने वाली चीज़ नहीं है, मनोविज्ञान आपके मन का विज्ञान है। आप किस तरीके से सोचते हैं, आप उस समय टीचर बन जाइए। जब परीक्षा दीजिए सीटेट का या टेट का, तो उस समय स्टूडेंट ना बनिए। जैसे मैं बताता हूँ ना, घर में आप भाभी हैं, किसी की दीदी है, किसी की देवरान है, किसी की जेठान है, कि कुछ है, ठीक है। हम भी किसी के पति हैं, किसी की पत्नी है ना, पत्नी तो फिलहाल नहीं है, ठीक है। तो लेकिन इस समय यहाँ क्या है? शिक्षक है केवल ना। तो वैसे आपको क्या करना है, जब आप टेट का पेपर या सीटेट का पेपर दीजिए तो वहाँ आप शिक्षक बन जाइए। शिक्षक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, शिक्षा मनोविज्ञान कभी गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा। थोड़ा सा कोहलर ओहलर का अंचा पंचा का जो नियम उयम है उसको थोड़ा देख लीजिए, क्या कहे हैं, किस पे प्रयोग किए हैं, थांडाइक वाइक अंचा पंचा, ठीक है। जो बालक का किशोरावस्था है और ये अवस्था है, अवस्थाओं का थोड़ा सा देख दाख लीजिए, ठीक है। व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है, ये सारी चीज़ें देख लेंगे तो
पक्का है आप एक टीचर वाले अप्रोच से हल करेंगे पेपर। मैंने तो सीटेट वगैरह में 26 क्वेश्चन तक सही कर दिया है बिना, अब कहेंगे बिना पढ़े कैसे भौकाल मारते हैं, मतलब पढ़े मतलब उस तरीके से नहीं पढ़ा, साल पेपर पर हल कर लिया, 10 साल का साल पेपर हल के पता चल गया कि इस तरीके सीटेट में आता है मनोविज्ञान में। और उसके बाद मेरा दिमाग हमेशा टीचर वाला रहता है। मैं जब पढ़ता भी हूँ अपने लिए पढ़ता हूँ तो मैं इस तरीके से पढ़ता हूँ, मुझे क्लास में पढ़ाना है। पता नहीं कैसे वो फॉर्मेटिंग ऐसी बन गई मेरे मस्तिष्क की कि मुझे क्लास में पढ़ाना है, इसीलिए मेरे इंटरव्यू में भी मुझे बहुत फ़ायदा मिलता है कि जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमसे कोई पूछने जा रहा है, हम उसके सामने व्यक्त करेंगे, उस समय आप पूरी तैयारी करेंगे। जो चीज़ आपको कंफ्यूज रहेगा वो भी आप क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि जब हम ही कंफ्यूज रहा तो बच्चों के क्या बताई। भाई यहाँ खड़े होने का मतलब आपके पास कुछ दम होगा तभी तो यहाँ खड़े होंगे, नहीं तो इतने जबर इतने मोटे लंबे गोरे सुंदर लोग सामने खड़े होके एक 5 फुट 3 इंच का आदमी इतना बोल रहा है, उसको सुन रहे हैं, आप लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे? अगर कुछ मेरे पास ना हो तो आप बर्दाश्त करेंगे मुझको? नहीं करेंगे ना, क्योंकि आप तो खुद ही हमसे हट्टे कट्टे हैं, हमसे सुंदर हैं, सारी चीज़ें हैं ना। तो डिग्री भी हो सकता है कुछ लोग हमसे ज़्यादा लिए हो, ठीक है, लेकिन आप हमको सुन रहे हैं, इसलिए सुन रहे हैं ना कि आपको कुछ मिल रहा है। तो जब आप एक टीचर के अप्रोच से पढ़ेंगे उस समय क्या होगा कि आप ये रखेंगे कि हमसे कोई अगर पूछता है तो हम बता ले जाएंगे, ठीक है। फिर आपका वहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा। फैक्ट हो सकता है आप उतना ना रख पाए, लेकिन कॉन्सेप्ट में कोई समस्या नहीं आएगी। और सीटेट वगैरह कॉन्सेप्ट ही मांगता है। तो आप 30 क्वेश्चन कर दिए, जीएस जो पढ़ाया जा रहा है 30 क्वेश्चन कर दिए, मनोविज्ञान भी 20 कर दिए। अब कोई पोर्शन बचा क्या? नहीं बचा, क्योंकि 60 उसका हो गया और 30 60 हिंदी वाला हो गया, 120 हो गया और 30 तो मनोविज्ञान, 30 में 20 लो जोड़ो, 8 हुआ, 4 3 7 2 9, उतने आएंगे। मतलब 98 से 100 के बीच में किसी भी हालत में गिरते पड़ते आप हो जाएंगे, ठीक है। नहीं तो अगर ऐसा भी करना चाहिए, जैसे मान नेट की परीक्षा दे दिए, 1 महीना बाद टेट का होने वाला है, तो 1 महीना करोगे क्या? तालाब में कटिया लेके मछली मारने जाओगे नहीं कि जाओगे? हैं? ऐसा तो नहीं करोगे ना। तो कटिया लेके जब मछली नहीं मारने जाओगे तो टेटा वाला की तरिया उठा लो, उसको पढ़ो, 1 महीने थोड़ा मेहनत से पढ़ लो। 98 नंबर तो फिक्स करा दिए हैं आपके गुरुजी ने, रंजीत हिंदुस्तानी सर ने। अब आपको थोड़ा सा हिंदुस्तानी से थोड़ा सा अमेरिकी भी बनना है, बनी और अच्छा अपडेट करना है, तो आप थोड़ा सा अपने मन से पढ़ लीजिए, ठीक है। 98 से थोड़ा 10-15 क्वेश्चन और कर लीजिए, आप पहुंच जाइए 115। जब 115 आप करेंगे, ठीक है, और जो साल भर कोचिंग करता है, साल 2 साल कोचिंग करता है टेट का, और आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, कहेंगे यार वो एक्स्ट्रा ब्रिलियंट है। क्योंकि आप जान रहे हैं अपनी औकात, आप एक्स्ट्रा ब्रिलियंट नहीं है, कुछ नहीं है। आपने क्या किया, 10 साल का सवाल पेपर थोड़ा सा हल वल कर लिया और कटिया बजाने नहीं गए, कहाँ चले गए? पढ़ लिए 1 महीना, नेटा वाला हिंदिया सिंधिया सब तैयार था, मनोविज्ञान थोड़ा सा पढ़ना था, उसके बाद 112-15 आ गया, ठीक है। तो आप ऐसे ला सकते हैं। तो शायद मेरी तरकीब कुछ लोगों को समझ में आई होगी। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो बताइए। मतलब जो मैंने पहली लाइन में शुरुआत किया कि एक सादे सब सदे सब सादे सब जाए, तो मतलब हिंदी अगर आप कायदे साध लिए तो आपको अगर न और चीज़ें नहीं आ रही हैं, फिर भी हिंदी से रिलेटेड जितनी परीक्षाएं हैं, इसमें मैंने 2-3 परीक्षाएं नहीं जोड़ा। नवोदय विद्यालय NVS, केंद्रीय विद्यालय KVS, ठीक है, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, और आपका DSSSB दिल्ली अधीनस्थ, ये भी निकल जाएगा। मैं खुद निकाला हूँ, नवोदय का इंटरव्यू दिया हूँ, केंद्रीय का इंटरव्यू दिया हूँ, ठीक है। तो मतलब बस अलग से तैयारी वेरी नहीं किया, बस वही रहता था, परीक्षा आ जाता था तो कटिया बजाने नहीं जाता था, बाकी क्या करता था। तो अब कटिया बजाने मतलब मजाक में समझिएगा उसको। अब कहाँ कौन ज़माना आ गया, मछलिए नहीं है, कहाँ जाएंगे कटिया बजाने, ठीक है। अब तो वो लोग आते हैं, जाल डालते हैं और उसके बाद मार के लेके चले आते हैं। फिर मार्केट में आप जाते हैं, ख़रीद के लाते हैं 150-200 रुपया केरी,
ठीक है, गरम मसाला डाल के बढ़िया खून खान के फिर उसको तैयार करके खाते हैं। अब कहाँ कटिया मजाक मछली कौन खाता है। तो मेरे कहने का मतलब मजाक था। तो मतलब कहने का ये था कि मतलब आप जो है एक अगर तैयारी हो गई एक प्लेटफार्म की, तो तमाम प्लेटफार्म जो है आपके लिए खुला हुआ है। ठीक है, हाँ, तमाम प्लेटफार्म खुला हुआ है। और ना होगा तो अंदाज़ लीजिएगा, एक बार आप शादी ठीक हो जाने दीजिए, उसके बाद देखिए तमाम फ़ोटो आएगी, उससे अच्छी अच्छी आएगी। ठीक है, उसे एक नौकरी जब मिल जाती है तो अपने आप तमाम नौकरियां आने लगती हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है, उस स्तर को गेन करना पड़ता है, उस तरह तैयारी के, उस पढ़ाई के स्तर को गेन करना पड़ता है। अगर आप भागते रहेंगे कि जाई टेटक के लिए, जाई सुपर टेटक के लिए, जाई नेटक के लिए, तो आप कहीं के नहीं होंगे। एक जगह, ठीक है, एकनिष्ठ बनिए, बार बार कहता हूँ, क्या बनिए, एकनिष्ठ बनिए। चाहे प्रेम में एकनिष्ठ बनिए, चाहे पढ़ाई में एकनिष्ठ बनिए, चाहे गुरु के प्रति एकनिष्ठ बनिए। जैसे एक गुरु पकड़िए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि 4 ठो वहाँ जाओ पढ़ो, वहाँ पढ़ो, कुछ दिन साकेत में देखो, कुछ संकेत देखो। जब तक नहीं एडमिशन लिए हैं तब तक जाके आप देख लीजिए, 2 दिन संकेत में देख लीजिए, 2 दिन साकेत में राजकुमार सर, चंद्रभान सर और कोई सर पढ़ा रहे हो, आप जाके देख लीजिए। देखो के चले आइए 2-4 दिन, एक सप्ताह सब देखो के फिर आप आ जाइए, स्थिर हो जाइए। ठीक है, और थोड़ा सा पिछला रिकॉर्ड भी देख लीजिएगा टीचरों का, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसने कितना सिलेक्शन दिया है, ये सारी चीज़ें भी देख लीजिए। फिर आइए आप पढ़िए। ठीक है, उसके बाद निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे एक जगह। और टीचरों से केवल बात करिए। ठीक है, और टीचरों से केवल बात करिए कि मतलब जैसे ज़रूरत पड़ने पे आप उनसे संबंध रखिए। ऐसा नहीं कि आप अल्फम पढ़ रहे हैं तो ज्ञानवाड़ी वाले दुश्मनी हो जाए, या यहाँ पढ़ रहे संकेत वाले दुश्मनी, संकेत पढ़ रहे हैं तो अल्फा वाले, कुछ नहीं यार, सब नेता जैसे एक होते हैं ना, वैसे हम मास्टर लोग भी एक होते हैं। ठीक है, वो सत्ता अपने हिसाब से जो है वो सम्मिलन कर लेते हैं ना, वो सरकार बनाने के लिए इसमें आ जाते हैं। इस कोचिंग वाले उसमें पढ़ाने चले, उसको ऐसे पढ़ाए जाए। अब यहाँ लगेगा तनी तना है बच्चों के अंदर, और अंदर क्या रहता है, सब टीचर बैठ के एक टेबल पे चाय पीते हैं और पूछते हैं कि आपके यहाँ कितना रिजल्ट आया, आपने कहाँ तक पढ़ाया। ठीक है, बच्चों को लगता है कि बड़ा, जैसे वो नेतागण हैं, लगेगा सपा के हैं, बसपा के हैं तो सपा वाला बसपा विरोधी है। कुछ नहीं ऐसा होता, अंदर से कुछ नहीं होता। ठीक है, ये केवल अपना अपना एजेंडा फिट करने के लिए होता है। ठीक है, तो वैसे टीचरों का भी रहता है, तो ऐसा नहीं होता भाई। एक दूसरे पे आदमी सामाजिक प्राणी है, सोशल एनिमल है, तो सबसे सबका संबंध रहता है। कोई समस्या किसी को आती है, कुछ भी, क्या पता हमेशा हमारी सरकार गिर जाए तो अगली बार हमको सरकार बनाने के लिए वहाँ, क्या पता ये कोचिंग डैमेज हो जाए तो हमको वहाँ पढ़ाना पड़ जाए। ठीक है, ऐसा होता है ना। तो अगर हम संबंध खराब रखेंगे तो कभी भी किसी से संबंध इतना मत खराब करिए, चाहे घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे यार दोस्त हो, कि बाद में फिर जुड़ ना पाए। ठीक है, उतने दूरी बनाइए जितने से जो है फिर बाद में स्पेस बना रहे। ठीक है, हाँ, ऐसी कसम ना खाइए कि तोड़ने पे इतनी आत्मग्लानि हो कि आत्महत्या करना पड़ जाए। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखना चाहिए हर चीज़ में, पढ़ाई में भी बनाए रखना चाहिए। तो इसी फ्लेक्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हम थोड़ी सी रणनीति चेंज करेंगे आप लोगों को पढ़ाने का, ताकि आपका एग्ज़ाम जो है कायदे से निकल सके। ठीक है, और एक सादे सब सध जाए। तो उसमें ये सोचा जा रहा है, जैसे कुछ लोग नेट के फर्स्ट पेपर वाले भी हैं, पर्यावरण वगैरह, जीएस यूएस और प्रशासन वाला पोर्शन, पॉलिटी वाला पढ़ा दिया जाएगा, उनका वो भी कवर हो जाएगा। अब आप लोगों का क्या होगा, जो ये किए हैं, क्या कहते हैं, सीटेट उटेट क्वालिफाई किए हैं, तो उनका प्रिंसिपल वाला और ये अध्यापक वाला भी हो जाएगा। बाकी टीएलटी का जो है आपका जीएस वो भी कवर हो जाएगा, पीजीटी का जीएस कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से रणनीति बनाई जाए कि कुछ थोड़ा सा समय आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, हो सकता है 6 बजे तक देना पड़ जाए। तो क्या आप लोग तैयार हैं? कुछ लोगों को दिक्कत होगी जैसे प्रतिभा वगैरह आने जाने में, तो ऐसे लोग थोड़ी देर पहले जा सकते हैं, लेकिन जब दिन बड़ा होने लगेगा तो क्लासेस थोड़ा सा पहले कर दिया जाएगा, 3 बजे से कर दिया जाएगा ना।
तो दिन बड़ा जब होने लगे तो अपने आप जब 5:30 बजे अंधेरा होता था 6 बजे अंधेरा होने लगेगा। तो उस हिसाब से थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा, ठीक है। पानी वानी लेके आएंगे तो मान के चलिए कि आप 1:30 बजे से लेके 3:30 बजे से लेके 6 बजे तक, अभी 5:45 चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा। घर वालों को भी बता दीजिएगा कि मतलब थोड़ा सा समय, क्योंकि हमको कुछ और पाना है, ठीक है। इस तरीके से रणनीति रहेगी, यानी 3:30 बजे से 5 बजे तक, ठीक है। क्या चलेगा? 1.5 घंटा हिंदी चलेगा धुआंधार एकदम, ठीक है। उसके बाद फिर जो है 1 घंटा जीएस पढ़ाया जाएगा। जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और करंट अफेयर, इन सब चीज़ों का मैं मास्टर हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी भी टीचर को खड़ा करेंगे उससे ख़राब नहीं पढ़ाऊँगा, उससे अच्छा पढ़ाऊँगा, बशर्ते थोड़ा सा मुझे पढ़ के आना होगा। तो मैं भी अपने आप को तैयार करूँगा, अपडेट करूँगा। जैसे हिंदी में मुझे बिना पढ़ के नहीं आना पड़ता, चाहे जितना बस बताऊँ, मैं इतना एक्सपीरियंस हो गया है। बस नोट्स इसलिए लेते आता हूँ कि थोड़ा व्यवस्थित तरीके से लिखा सकूँ। थोड़ा थोड़ा कभी कभी मैं लीक से हटने लगता हूँ ना, तो मुझे याद रहे कि हमको यही पढ़ाना है, मैं बहक ना जाऊँ, अपने को बहकने के रोकने के लिए तो कुछ रखे रहता हूँ, एक आध अच्छी पर्ची, नोट्स फोर जो भी मटेरियल। जीएस के लिए मैं खुद का तैयार किया हुआ नोट्स, जब मैं सिविल की तैयारी कर रहा था, उस नोट्स से आपको नोट भी कराऊंगा, पढ़ाऊंगा और थोड़ा उसको अपडेट भी करता रहूँगा। जाग्राफी वाला पोर्शन मेरा थोड़ा सा वीक है। ये जाग्राफी मैं इलाहाबाद में कभी कोचिंग नहीं कर पाया, भाग दौड़ में रहा। तो जाग्राफी बहुत ही अच्छे अजय सर जो यहाँ आए थे, जाग्राफी का क्लास में अजय सर से पढ़वा दूँगा। रीजनिंग में पढ़ा सकता हूँ, लेकिन उतनी बढ़िया रीजनिंग नहीं पढ़ा पाऊँगा। तो मैं रीजनिंग के लिए भी जो एसएससी में रीजनिंग कराते हैं, तो रीजनिंग का क्लास उनसे लिवा दूँगा, ठीक है। तो रीजनिंग और ज्योग्राफी क्लास में लिवा दूँगा दूसरे से। बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स आपको इतना दे दूँगा, अब कोई समस्या नहीं होगी। और करंट की धारा बढ़ेगी, ठीक है। ये मुझे पता है कि करंट की भूमिका धीरे धीरे बढ़ रही है। पिछली बार आरोप परीक्षा में लगभग 25-30 करंट आया था, पीसीएस की परीक्षा में 35 करंट का आया था, आईएएस में तो 50% जो है करंटे रहता है। तो करंट का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए मैं तो जागरूक हूँ ही, डेली का डेली करंट पढ़ता हूँ, नोट्स भी बनाता हूँ, ठीक है। डायरी पूरी भर गई है। लेकिन मैं आप लोगों को भी राय दूंगा कि करंट का कम से कम कोई एक पत्रिका लेते रहिए, हर महीने एक पत्रिका हिंदी का लेते रहिए। हिंदी साहित्य का 30-35 रुपये, मतलब 1 रुपये एक दिन का पड़ेगा, खर्च कर दीजिए। जैसे कुछ नहीं तो आजकल लेते रहिए पत्रिका हिंदी का, सबसे सस्ती पत्रिका आती है, सरकारी संस्थान प्रकाशित है, 10 से 12 रुपये की। तो उसको थोड़ा पढ़ते रहेंगे, थोड़ा सा आपका साहित्यिक दुनिया में क्या चल रहा है, ठीक है, वो पता चलता रहेगा। और एक पत्रिका आप कोई और लेते रहिए। मैं नहीं कहूँगा प्रतिवर्ष दर्पण लीजिए या क्रॉनिकल लीजिए, आप स्पीडी भी ले सकते हैं, कोई एक हो, मतलब हर महीने ना ले पाइए तो वार्षिक ले लीजिए, 6 महीना, अर्धवार्षिक या वार्षिक। उससे क्या होगा कि चीज़ें आपके टच में रहेंगी, क्या हो रहा है क्या नहीं। और एक आदत आप और डालें, ठीक है। ये जो मुर्गा लड़ाते हैं टीवी चैनल वाला, डिबेट कराते हैं अंजना ओम कश्यप और विजय सरदाना, पता नहीं कौन कौन, तो ये सब चीज़ें एकदम देखना बंद कर दीजिए, ठीक है। और अखबार का लोकल खबर पढ़ना बंद कर दीजिए। अखबार में आप लोग लोकल खबर पढ़ते हैं कि फलाने गांव में चोरी हो गई, फलाने गांव की लड़की फला गांव के लड़के के साथ भाग गई, लड़की कहार जात की थी और लड़का जो है गड़ेरिया जात का था, और दोनों बिरादरी में तनातनी हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया ना। इसी सब को पेपर में खोजते रहते, पढ़ते रहते हैं, और लोग गांव वाले कहेंगे हाँ वो कहानियाँ पहुँचे वाली छपावा कि ना, जो ट्रेनिया दब के मर रही, ठीक है। मतलब आप खेल वाला देखना है एक पेज, अगर आप थोड़ा और बौद्धिक है, थोड़ा संपादकीय वाला देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा देश विदेश वाले में, और इसके अलावा एक साहित्य का पेज आता है पुनर्नवा, दैनिक जागरण पुनर्नवा आता है, हिंदुस्तान में शब्द करके आता है, अमर उजाला में कुछ और करके आता है। तो मतलब उसको साप्ताहिक वाला उसको देखते रहिए, जो नई रचनाएँ प्रकाशित होती हैं उसकी समीक्षा दिया रहता है, ठीक है। तो ये काम कर सकते हैं, ठीक है।
और जो है जो खबर बता रहे हैं तो खबर लोकल खबर बहुत मायने नहीं, बस उसको पलटिए उसके बाद हटा दीजिए, मेन चीज़ें पढ़ सकते हैं। लेकिन आजकल भी तो मीडिया इतनी बिकाऊ हो गई है, जिसे हम गोदी मीडिया आजकल नाम देते हैं। अगर शायद मीडिया इस तरीके से बिकी होती ब्रिटिश काल में तो देश आज़ाद नहीं हो पाता। गांधी जी असहयोग आंदोलन चलाते, अखबार में निकलवे नहीं करता। जैसे किसान आंदोलन करते हैं अखबार में नहीं निकलता ना, उसको ढक दिया जाता दूसरे हिसाब से। तो मतलब आजकल यही तो हो रहा है। फिलहाल मैं उस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, नहीं तो थोड़ा सा दूसरे हिसाब में आ जाता है। मेरे कहने का मतलब है अखबारों पे थोड़ा सा मतलब चीज़ें जो काम लायक रहे उतने करिए। बहुत ज़्यादा अखबार बैठ के चाटिए मत, एक दोपहरिया अखबारें ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। ऐसा ना करो, अक्सर लोग करते हैं एक दोपहरिया अखबारें पढ़ते रह जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये सब नहीं करना है। 15 मिनट 20 मिनट में अखबार बस सरसरी निगाह देख लो, कहाँ हुआ अभी घटना हुआ जो कहाँ पे हुआ है। अभी जो बांध टूट गया उत्तराखंड में, कहाँ पे, चमोली में। तो ये घटना पूछ सकता है कि कहाँ पे ये घटना हुआ, तो चमोली जाने नहीं। अब चमोली जब आपके दिमाग में आए तो चमोली में कौन सी बोली बोली जाती है, अब चमोली का पूरा चीज़ याद आ जाए। जैसे किसी लड़की का नाम हम लेते हैं तो वो क्या पढ़ती है, उसके पिताजी क्या करते हैं, मतलब उसके बारे में पूरा डाटा अपने आप निकल के आ जाए। तो चमोली नाम लिए तो चमोली में कौन बोली बोली जाती है, गढ़वाली और कुमायूनी दोनों बोली जाती है। कुछ क्षेत्रों में चमोली कहाँ है, उत्तराखंड में है, ठीक है। तो मतलब इस तरीके की चीज़ें आता है, उससे रिलेटेड जो बातें जीएस का भी बने वो भी हो जाए, हिंदी का जो बने वो भी हो जाए, और करंट का जो बने वो भी हो जाए। उसी समय चमोली में कोई फैक्ट्री उक्ट्री लग रही हो तो उसको भी देख लीजिए। तो मतलब इस तरीके जिसको पकड़िए उसको निचोड़ दीजिए, गाड़ दीजिए। कपड़े फैलाते हैं, पकड़ के निचोड़ देते हैं, फिर उसके बाद झटक फैला देते हैं, कुछ रह नहीं जाता। बस धूप अगर नहीं हो तो हवा लगे तो सूख जाता है ना शाम तक। लेकिन अगर नहीं निचोड़े हैं तो क्या होगा, ठीक है, रसे रसे घाम होए, फिर 2 दिन तक 3 दिन तक झुरवाते रहोगे। तो वैसे नॉलेज भी है, जिस टॉपिक को पकड़िए उसको इतना निचोड़ दीजिए कि झटक के फैला दीजिए, क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। वो चाहे टीजी टीम पूछे, चाहे पीजी टीम पूछे, चाहे नेट में पूछे, चाहे जेआरएफ में पूछे, हर जगह वो बस केवल थोड़ा सा रहेगा, कहीं प्रेस होके आएगा, ठीक है, यानी कहीं थोड़ा सा अच्छे से आएगा, कहीं थोड़ा सा उसमें से थोड़ा सा आंसर पूछा जाएगा, ऐसे करके पूछता है। लेकिन रहेगा चीज़ वही, ठीक है, रहेगा वो कपड़ा ही, घुमेचा हुआ कपड़ा रहे कि प्रेस किया कपड़ा रहे, कहीं थोड़ा व्यवस्थित रहेगा, लेकिन रहेगा मूल क्या रहेगा, मूल तो कपड़ा ही रहेगा। तो वैसे प्रश्न मूल रूप से वही चीज़ रहता है, बस उसको यहाँ इधर से घुमा देते हैं, उधर से घुमा देते हैं, ऐसे करके रहता है बस समझ। लेकिन आप जब उसको निचोड़ डालेंगे तो चीज़ों को समझ जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि करंट के लिए थोड़ा सा आप लोग और एक काम और करिए कि न्यूज़ सुनिए। इसमें आपको BBC आता होगा, आप लोड कर सकते हैं BBC न्यूज़ या राज्यसभा TV, ठीक है, मोबाइल में। तो उसको अगर सुना करिए तो वो सबसे ऑथेंटिक न्यूज़ रहता है, ठीक है। बाकी इस तरह के जो चैनल्स वाले न्यूज़ हैं वो तो केवल मुर्गा लड़ाते हैं, दो एक कैंडिडेट उधर, दोनों को लड़ाएंगे और बीच में अपना कभी एक तरफ से बोले, कभी एक तरफ से, और कभी क्या करते हैं कि दोनों को झिटकारने लगते हैं, अपनी बात कहें। यही तो होता है चैनलों पे, वो सब प्रायोजित होता है और जनता जो देखती है उसको लगता है कि बस एकदम ठीक है। कुछ चैनल्स होते हैं जैसे आप देखते हैं रवीश कुमार हैं, या फिर आप उनको देख सकते हैं संदीप चौधरी, कभी बढ़िया डिबेट कराते हैं सबसे बड़ा सवाल में। तो वो मुर्गा नहीं लड़ाते, उसमें अच्छे लोग शामिल होते हैं। तो फिलहाल मतलब अच्छी चीज़ें हमेशा करिए, यूनिक चीज़ें करिए, फिर दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो हिंदुस्तानी मानस पॉइंट में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। मैंने कुछ टिप्स दिया, उस टिप्स को फॉलो करिए और आगे बढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय हिंद।